सबको गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिक्स डिस्कस किया था और मैंने क्लास छोड़ी थी आप लोगों को होमवर्क देके कि आप लोग पढ़ के आएंगे रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर के बारे में। तो आज बताइए आप लोग ने जो पढ़ा कि रिटर्न्स टू अ स्केल क्या होता है और रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस जानना है। चलिए पहले बताइए रिटर्न्स टू अ स्केल क्या होता है। ठीक है। ये भी ठीक है। संजय पटेल और अमिता यादव की डेफिनेशन नियर टू ठीक है। चलिए अब बताइए रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है। The output or return generated as a result of change in one factor or more factors. हम्म ठीक है। तो बेसिकली आप लोग को ये डिफरेंस समझ में आया रिटर्न्स टू अ स्केल और रिटर्न्स टू अ फैक्टर में क्या है। रिटर्न्स टू स्केल की जब आप लोग बात करते हैं तो आप सारे फैक्टर्स में चेंज की बात करते हैं, ठीक है। और जब आप रिटर्न्स टू अ फैक्टर की बात कर रहे हैं तो आप किसी एक फैक्टर में चेंज की बात करते हैं। हम्म तो ये जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे रिटर्न्स टू स्केल और रिटर्न्स टू अ फैक्टर का, ये आप लोगों ने कहाँ पढ़े होंगे? ये आप लोगों ने पढ़े होंगे मार्केट्स में या फिर जब आप लोग रिटर्न प्रोडक्शन की रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, और वहां पर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के लिए। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में आप लोगों ने ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। जो रिटर्न्स टू स्केल का कॉन्सेप्ट है ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, और जो रिटर्न्स टू फैक्टर का कॉन्सेप्ट है ये आपका शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। कहने का क्या मतलब है कि रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है कि जब आप बीइंग अ प्रोड्यूसर आपने अपने यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स एम्प्लॉय किए हैं, जब आप उन सब में चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आउटपुट पे क्या पड़ता है। यानी कि आपके यहाँ पर जितने भी इनपुट्स एट अ टाइम लगे हुए हैं, अगर आप सब में चेंज कर रहे हैं
तो आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये आप रिटर्न्स टू स्केल से समझते हैं। रिटर्न्स टू अ फैक्टर में आप कहते हैं कि आप सारे फैक्टर्स को नहीं चेंज कर सकते, हाँ, सारे इनपुट्स को नहीं चेंज कर सकते, आप किसी एक इनपुट में चेंज करते हैं, बाकी सारे अगर फिक्स्ड रहते हैं तो आपके आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ये जो रिटर्न आता है इट इज अ रिटर्न टू अ फैक्टर, क्योंकि सिर्फ एक ही फैक्टर काम कर रहा था, बाकी सब कांस्टेंट थे। बट जो ऊपर वाला रिटर्न है, रिटर्न्स टू स्केल, हम कहते हैं ये स्केल का रिटर्न है, यानी कि हर एक इनपुट आपका काम कर रहा था, तो ये सबका कंबाइंड रिटर्न है। ठीक है। रिटर्न यहाँ पे क्या है, रिटर्न मतलब आपने जो भी रेवेन्यू आपको मिला, प्रॉफिट मिला, जो भी मिला वो आपका रिटर्न है। ठीक है। हम ये क्यों कहते हैं कि रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, क्यों, और रिटर्न्स टू अ फैक्टर शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि शॉर्ट रन में ये पॉसिबल नहीं होता कि आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरिएबल कर दें, मतलब आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ा घटा सके, ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपके कई तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं। अब मान लीजिए आपका इसमें कैपिटल है, ठीक है, इसमें आपका लेबर है, इसमें आपका लैंड है। कैपिटल भी आपका दो तरह का कैपिटल है, मान लीजिए, एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल और दूसरा आपका फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में हो सकता है जैसे बिल्डिंग की बात हम कर रहे हो या फिर मशीनरीज की बात कर रहे हो, जो आपने मशीन सेटअप कर रखी हैं, या इस तरह के फिक्स चीजों की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट रन में आप इनमें से क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए हम कह दें कि शॉर्ट रन में आपको क्वांटिटी बढ़ानी, शॉर्ट रन का क्या मतलब है, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। ठीक है। तो उसमें हो सकता है, या फिर आप और शॉर्ट पीरियड भी ले सकते हैं। तो हम शॉर्ट रन में अमूमन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आप लॉन्ग रन में ही बदल सकते हैं, आपको थोड़ा टाइम चाहिए उनको बदलने के लिए या उनको बढ़ाने घटाने के लिए। बट कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको जब चाहिए आप इंक्रीज कर सकते हैं, जब चाहिए आप डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे लेबर, लेबर एक ऐसा फैक्टर है जो आप जब चाहे नंबर ऑफ लेबर जो आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं उनको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर लेबर अवेलेबिलिटी है। कैपिटल में भी जो वर्किंग कैपिटल है, यानी कि वो कैपिटल, वो पार्ट कैपिटल का जो आप तब डालते हैं जब आपको लगता है कि ज्यादा नीड है, मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा खर्चे कर दिए क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये वर्किंग कैपिटल है जो वर्किंग में है। फिक्स्ड में जो आपने इनिशियली जब आपने अपना फर्म या जो अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था तब लगाया था, जैसे कि आपकी बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई ठीक है। तो वो वाला जो फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट है, वो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत तुरंत बदल सकते हैं। आपने आज सोचा कि चलिए जो है फिक्स्ड कैपिटल को बढ़ाते हैं, उसमें मान लीजिए आपने बिल्डिंग्स को बढ़ाने का सोचा कि आप मान लीजिए एक बिल्डिंग में वर्क कर रहे थे, आपने सोचा कि 2 बिल्डिंग्स और होनी चाहिए, तो वो आप तुरंत तो नहीं बना सकते, आप केवल प्लान प्रपोज कर सकते हैं, बट वो तुरंत नहीं बन सकता। तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि शॉर्ट रन में आप सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि बीइंग अ प्रोड्यूसर, आपने जितने भी इनपुट्स को लगाया है जिनको हम फैक्टर्स कह रहे हैं, उसमें से कोई एक ही फैक्टर आपका वेरिएबल होता है, बाकी सब फिक्स होते हैं। एंड अमूमन हम लोग इसको लेबर को ही कहते हैं, बिकॉज लेबर एक ऐसा फैक्टर है जो ऑलमोस्ट हर प्रोडक्शन में आपको चाहिए होता है, हर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी प्रोड्यूसर हो आपको लेबर चाहिए होता है। बिकॉज आपका कितना भी मैकेनाइज सिस्टम हो, उस मशीन को चलाने के लिए भी कोई लेबर तो चाहिए, कोई ह्यूमन बीइंग तो चाहिए, वो मशीन ऑटोमेटिकली अपने से तो स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए लेबर को हम लोग एक ऐसा फैक्टर मानते हैं जो सब जगह ही अवेलेबल होता है, और इट इज अ सॉर्ट ऑफ कि वो उसकी आप क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं, एटलीस्ट हम लोग जब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में लेबर अबेंडेंस है। तो हम लोग इसलिए शॉर्ट रन में रिटर्न्स टू अ फैक्टर की बात करते हैं, क्योंकि हम बाकी सारे फैक्टर्स को बढ़ा घटा नहीं सकते। लॉन्ग रन में हम लोग रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं। जब भी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में एंटर करता है तो उसके लिए जो है, जो रिटर्न्स टू स्केल का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वो लॉन्ग रन पर ज्यादा फोकस करता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में हम लोगों ने, आप याद होगा हम लोगों ने शट डाउन पॉइंट और वो सब पढ़ा था कि कब वो प्रोड्यूसर अपना लॉस इनकर करेगा, कहाँ तक वो प्रोड्यूस करेगा। तो उसमें हमने आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि शॉर्ट रन में अगर उस प्रोड्यूसर को थोड़ा लॉस भी हो रहा है, बट वो अपना वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहा है, तो भी वो प्रोडक्शन करेगा। लेकिन लॉन्ग रन में उसको कुछ नहीं तो नॉर्मल प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना वो लगा रहा है एटलीस्ट उसको उतना तो मिलना ही चाहिए। अगर वो उतना भी नहीं अर्न कर पा रहा तो फिर वो वर्क नहीं करता।
तो इसीलिए कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है वो शॉर्ट रन पर नहीं बल्कि लॉन्ग रन पर ज्यादा फोकस करता है कि जो भी वो पॉलिसीज बना रहा है, जो भी वो रूल्स अप्लाई कर रहा है अपने फर्म में, एटलीस्ट वो लॉन्ग रन में उसके लिए फायदेमंद हो, फ्रूटफुल हो। ठीक है। तो लॉन्ग रन में शुरू में चलिए मान लीजिए हो सकता है उसको उतना प्रॉफिट ना मिले, एटलीस्ट उसने जितना लगाया है वो उतना कवर अप कर ले। धीरे धीरे वो उसका हो सकता है प्रॉफिट वो बढ़ा पाए जैसे जैसे वो ज्यादा क्वांटिटी सेल कर रहा है। तो रिटर्न्स टू स्केल उस बारे में है। आप लोगों ने स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा होगा। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में जिसमें टीपी, एमपी और एपी कर्व के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, जिसमें आप लोगों ने इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न्स, तीन रिटर्न्स के बारे में पढ़ा होगा। मेरा चलिए मैंने मेरा मतलब है शॉर्ट रन में रिटर्न्स टू अ फैक्टर होगा, रिटर्न्स टू स्केल नहीं होगा। क्योंकि शॉर्ट रन में हम सिर्फ एक फैक्टर को वेरिएबल मान रहे हैं और हम उस बाकी सारे फैक्टर को फिक्स रख के ये देख रहे हैं कि हम उस एक फैक्टर में अगर चेंज करते हैं तो आउटपुट में कितना चेंज आता है। इसलिए वो जितना भी आउटपुट में चेंज आएगा, जितना भी हमें रिटर्न मिलेगा, दैट विल बी अ रिटर्न टू अ फैक्टर। रिटर्न टू स्केल, जब भी आप स्केल की बात करते हैं दैट मीन्स आप लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आपके यहाँ पर क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर आपके इनपुट्स हैं। आप उनको इनपुट्स कह लीजिए, आप उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह लीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि हम लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। बट शॉर्ट रन में हम लोग जब बात करते हैं तो रिटर्न्स टू फैक्टर की बात करते हैं, लॉन्ग रन में बात करते हैं तो रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं। और हम लोग हमेशा लॉन्ग रन में जो रिटर्न्स टू स्केल है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। टीपी, एमपी, एपी वाला एक डायग्राम पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, याद है आप लोगों को? कुछ ऐसा डायग्राम था। ये आपका टीपी का कर्व था, आई थिंक ये आपका एपी का कर्व था, और ये आपका एमपी का कर्व था। इसमें हम लोग तीन स्टेजेस पढ़ते हैं यहाँ पर। और फर्स्ट स्टेज नहीं, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है कुछ, और ये थर्ड है। कुछ ऐसा ही था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। तो वो जो तीन स्टेजेस होती हैं, वो तीन स्टेजेस क्या थी? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का जो ये डायग्राम था, उसमें आप लोगों ने तीन प्रोडक्शन की स्टेजेस पढ़ी हैं। इसको रिवाइज कर लीजिएगा जाके। तो फर्स्ट स्टेज जो आपकी होती है वो आप कहते हैं क्या है? वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स की है। तभी आपका टीपी का जो कर्व है वो तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है। जो सेकेंड स्टेज होती है वो होती है आपके कांस्टेंट रिटर्न्स की, जहां पे आपका जो टीपी का कर्व है उसका जो स्लोप है वो अब जीरो हो गया है। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, सपोज करते हैं। और थर्ड स्टेज है जब टीपी का कर्व नीचे की तरफ गिरने लग रहा है, और वो है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स का स्टेट। आप लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा कि जब कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में एंटर करता है तो इनिशियली मतलब कुछ टाइम, हम लॉन्ग रन की बात करें, शॉर्ट रन में मान लीजिए उसको जो भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ, लॉन्ग रन में वो धीरे धीरे उसका रिटर्न बढ़ने लगता है। वो प्रोडक्शन कर रहा है, क्वांटिटी सेल कर रहा है, धीरे धीरे उसका रिटर्न बढ़ रहा है। ठीक है। तो टीपी का कर्व तेजी से ऊपर जा रहा होता है। धीरे धीरे एक पॉइंट आता है जब वो टीपी का कर्व अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, यानी कि टीपी का स्लोप जो है वो जीरो हो जाता है उस पॉइंट पे। वहां हम कहते हैं कि उसे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिल रहा है, यानी कि अब उसका रेट बढ़ नहीं रहा है, रिटर्न्स का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में उसको रिटर्न मिल रहा है। अगर आप इसके आगे भी प्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद आपका जो रिटर्न है वो घटने लगता है, तो इसलिए धीरे धीरे टीपी का कर्व नीचे की तरफ गिरने लगता है। ठीक है। तो उसी कंटेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर जब होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो हम लोग डिग्री ऑफ होमोजेनिटी के मायने समझेंगे कि अलग अलग डिग्रीज पर हम क्या रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन फंक्शंस की बात कर रहे हैं। जब आप प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं तो आप उसके जो भी आप कर्व्स को ड्रॉ करेंगे उसके कंटेक्स्ट में आप प्रोडक्शन फंक्शन ही तो लिखेंगे ना। तो उस प्रोडक्शन फंक्शन में जो आप थ्योरी में जो नॉलेज पढ़ रहे हैं वो आप जो मैथमेटिकली अप्लाई कर रहे हैं या इंटरप्रेट कर रहे हैं तो वो क्या होती है। कल मैंने आप लोगों से कहा कि मान लीजिए आप लोग का जैसे आया था वाई स्टार इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू पावर 5y। तो मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो आपका कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा जब आप प्रूव कर देंगे कि आपका फंक्शन होमोजीनियस है, तो इस कांस्टेंट की जो भी पावर होगी हम उससे इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ ये उसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है। ठीक है।
हम कहेंगे कि डिग्री ऑफ होमोजेनिटी फंक्शन की सो एंड सो है, जैसे हमारे केस में यहाँ पर 5 है। तो क्या क्या पॉसिबल डिग्रीज हो सकती है और उसका आप कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, और वो सारा इंटरप्रिटेशन रिटर्न्स टू स्केल पर बेस्ड है। तो मान लीजिए लैम्डा कोई फॉर दैट रीजन ले लेते हैं। अगर लैम्डा की पावर आपकी रेज़ टू पावर 0 आता है, जब आपने होमोजेनिटी प्रूव कर दिया, मैं तब की बात कर रही हूँ, ठीक है? जब आपने होमोजेनिटी प्रूव कर दिया, लैम्डा की पावर 0 आती है। ऐसे भी फंक्शंस हो सकते हैं, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर लैम्डा की पावर 0 आती है, इसका इंटरप्रिटेशन है कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है, वो 0 रिटर्न्स टू स्केल दे रहा है। यानी कि अगर आप अपने इनपुट्स को किसी प्रोपोर्शन में बढ़ाते घटाते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो 0 रिटर्न्स दे रहा है आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहा है। अगर लैम्डा की पावर 1 आती है, इसका मतलब आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कांस्टेंट रिटर्न्स दे रहा है। यानी जितना आपने लगाया था या जितने से आपने अपना इनपुट बढ़ाया था, उतने से ही आपका आउटपुट बढ़ा है, एग्जैक्टली। मतलब कोई भी ना कम से ना ज्यादा से, एग्जैक्टली उतने से ही बढ़ा है। अगर लैम्डा इज रेज टू पावर n है, जहां पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। हमने लैम्डा की पावर 0 डिस्कस कर ली, हमने लैम्डा की पावर 1 डिस्कस कर ली, ठीक है? अब हम डिस्कस कर रहे हैं अगर लैम्डा की पावर 1 से ज्यादा है। अब 1 से ज्यादा वो कुछ भी हो सकती है। तो आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल दिखा रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि मान लीजिए अगर आपने अपने इनपुट्स को डबल कर दिया, तो हो सकता है आपका आउटपुट 4 गुना बढ़ रहा हो या आपका आउटपुट 5 गुना बढ़ रहा हो। तो यानी बेसिकली कहने का मतलब है जितने से आपने अपने इनपुट्स को जितने अमाउंट से बढ़ाया, जिस प्रोपोर्शन में बढ़ाया, आउटपुट उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। आपका प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा है। अगर आपका लैम्डा की जो डिग्री है, लैम्डा की जो पावर है वो n से 1 से बड़ी आती है, यानी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज ग्रेटर देन 1। और आपका नेक्स्ट केस है अगर लैम्डा की पावर n है, जहां पर n की वैल्यू लेस देन 1 है। लेस देन 1 होगी पर 0 से बड़ी होगी, क्योंकि अगर 0 हो गई तो हम 0 रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रहे होंगे। तो लेस देन 1 है, इसका मतलब आप बात कर रहे होंगे डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। यानी कि इसमें आप क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपने अपने आउटपुट को डबल कर दिया, तो हो सकता है सॉरी, इनपुट्स को अगर आपने डबल कर दिया, तो हो सकता है आउटपुट डबल ना हो। आउटपुट मान लीजिए 1.5 गुना बढ़े, हो सकता है डबल से ना बढ़े, या आउटपुट उतना ही रहे जितना पहले था। तो कम रेट से अगर बढ़े आउटपुट, जितने से आपने इनपुट्स को बढ़ाया, जिस प्रोपोर्शन में आपने इनपुट्स को बढ़ाया, अगर उस प्रोपोर्शन में आउटपुट आपका नहीं बढ़ता है, उससे कम प्रोपोर्शन में बढ़ता है, तो आप डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप जिस भी रिटर्न्स की बात कर रहे होंगे, आप उस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि आप इस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में हैं। जनरली आपको प्रोडक्शन फंक्शन में 0 रिटर्न्स टू स्केल नहीं मिलता, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, आपने 0 रिटर्न्स पाने के लिए तो आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया नहीं था। तो उतनी एनालिसिस कोई भी प्रोड्यूसर करके ही मार्केट में एंटर करता है कि वो जो कमोडिटी बेचने जा रहा है मार्केट में, उसकी वैल्यू है या नहीं, उसकी डिमांड है कि नहीं, तभी वो मार्केट में वो कमोडिटी लेके जाएगा। तो यूजुअल केसेस में ऐसा तो नहीं होता कि आपको 0 रिटर्न्स मिले। हाँ, डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल सकता है अगर आपने सही एनालिसिस ना करी हो और बाद में आपको लॉसेस फेस करने पड़े, ठीक है? तो ये आपके 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जब आप लोग डिग्री ऑफ होमोजेनिटी की बात कर रहे होंगे इन केस ऑफ होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शंस। हम लोग प्रोडक्शन फंक्शंस की बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो है सब कुछ हम यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग इसी कंटेक्स्ट में एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेट करके कि क्या कब ऐसा हो सकता है कि हमें जो है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी 0 मिल रही हो। मतलब क्या पॉसिबल वो हो सकता है कि आपको डिग्री ऑफ होमोजेनिटी 0 मिले। हाँ आकाश, जब भी आप होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शंस की बात कर रहे होंगे तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी आपकी रिटर्न्स टू स्केल को शो कर रही होगी कि आप किस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में हैं, आपका प्रोडक्शन फंक्शन क्या दिखा रहा है।
क्योंकि हम लोग यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो सारा एनालिसिस प्रोडक्शन फंक्शन के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। ठीक है। तो एक हम लोग आप लोग रिकॉल करिए, आप लोगों ने जब फर्स्ट ईयर में बजट लाइन पढ़ी होगी, बजट लाइन का एक इक्वेशन पढ़ा होगा। अब फर्स्ट ईयर में आप लोगों को मुझे नहीं पता कितना याद है, आप लोगों ने एक बजट लाइन पढ़ी होगी। ठीक है, मान लीजिए ये BL है। बजट लाइन क्या होती है वैसे? बजट लाइन क्या बताती है? वो प्राइस लाइन होती है ओसामा। प्राइस लाइन और बजट लाइन का मीनिंग लगभग एक ही होता है, बट कुछ डिफरेंस होता है। बजट मतलब आपका बजट, बजट लाइन क्या दिखाएगी कि मैं एट द मैक्सिमम आप कितना खर्च कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस तो वो बाद में आपको पता चलेगी ना। हाँ, परचेजिंग पावर कह सकते हैं आप, इनकम कह सकते हैं। तो बेसिकली बजट लाइन, अब आप चाहे कंज्यूमर के रेफरेंस में बात कर लीजिए, आप चाहे प्रोड्यूसर के रेफरेंस में बात कर लीजिए, वो आपका टोटल बजट दिखाता है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं आपका टोटल इनकम दिखाता है, जितना आपके पास है, जो आप यूज कर सकते हैं। आप अगर कंज्यूमर है तो कमोडिटीज परचेज करने में, और अगर प्रोड्यूसर है तो फैक्टर्स को एम्प्लॉय करने में। ठीक है। तो सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि मैं बस एक एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो सपोज करते हैं हम कंज्यूमर के रेफरेंस में इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये कंज्यूमर की बजट लाइन है। ठीक है, कंज्यूमर की बजट लाइन है जो कि ये बताती है, मान लीजिए इधर उसने कोई वाई कमोडिटी की बात करी है और इधर उसने कोई एक्स कमोडिटी की बात करी है। तो वो ये बताती है कि इसके पास जो गिवन इनकम है इस कंज्यूमर के पास, उसको ध्यान में रखते हुए एट द मोस्ट ये कंज्यूमर कितना जो है कंज्यूम कर सकता है वाई कमोडिटी को या एक्स कमोडिटी को। ठीक है, तो उस केस में वो कैसे डिसाइड करता है? तो याद करिए वो कैसे डिसाइड करता था। वो अपने इंडिफरेंस कर्व्स को देखता था। कोई एक इंडिफरेंस कर्व होता था जो उसके बजट लाइन पर टेंजेंट होता था। बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व रहे होंगे, इसके नीचे भी रहे होंगे, इसके ऊपर भी रहे होंगे, बट हम लोग कहते थे कि जो इंडिफरेंस कर्व उसके बजट लाइन पर टेंजेंट होगा, उसी पॉइंट पर वो डिसाइड कर लेगा कि वो वाई की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा और एक्स की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा। तो मान लीजिए कि हमने कहा कि वो एक्स की X1 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है और वाई की Y1 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर उसका बजट लाइन में बजट इक्वेशन डिसाइड हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि मान लीजिए उसकी टोटल इनकम M के बराबर है, जो उसकी बजट लाइन से दिख रही है। तो उस टोटल इनकम को वो दो पार्ट्स में बांट रहा है, कुछ हिस्सा वो वाई का कंज्यूम कर रहा है, कुछ हिस्सा वो एक्स का कंज्यूम कर रहा है। तो मान लीजिए वाई की सॉरी एक्स की जो प्राइस है वो PX है इंटू X1, जितना उसने एक्स कंज्यूम किया, प्लस PY इंटू Y1, जितना उसने वाई कंज्यूम किया। और ये टोटल आपका टोटल इनकम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी इनकम से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। ठीक है, तो ये आपका बजट लाइन का इक्वेशन कहता था। क्या कहता था बजट लाइन का इक्वेशन? कि जो आपकी दो कमोडिटीज ले रखी हैं आपने एक्स और वाई एक्सिस पे, उसका जो भी कॉम्बिनेशन आप कंज्यूम कर रहे हैं अपने इंडिफरेंस कर्व को चेक करके कि वो जहां पर भी टेंजेंट है, मान लीजिए वो पॉइंट E है, तो वो कॉम्बिनेशन ये बताता है कि गिवन योर इनकम, आपकी दी हुई इनकम पर आप एट द मोस्ट एक्स और वाई की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं, बशर्ते आपको उन दोनों की प्राइस पता हो। प्राइस पता होगी तो आपको ये पता होगा कि आप टोटल एक्स पे कितना खर्च कर रहे हैं और टोटल आप वाई पे कितना खर्च कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो ये आपका बेसिकली ये इक्वेशन मैं आप लोगों को लेकर आ रही थी कि ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं जीरो होमोजेनिटी का केस। तो अगर हम ये कह दें यहाँ पर कि इफ इनकम एंड प्राइसेस आर डबल्ड, अब ये भी एक तरह से अगर हम इसको प्रोड्यूसर के रेफरेंस में कहते हैं तो ये इनपुट आउटपुट का केस हो जाएगा कि इधर आपने इनपुट्स ले रखे हैं और इधर आपका आउटपुट है। ठीक है, तो आप उसको उस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। हम कह दें कि अगर हम इनकम को डबल कर दें, यानी M को हम डबल कर दें, और हम इधर जो प्राइसेस हैं PX और PY उनको भी डबल कर दें, तो ये सेम इक्वेशन आपका क्या रहेगा? अनचेंज्ड रहेगा। क्योंकि तब क्या हो जाएगा, 2M इज इक्वल टू मान लीजिए 2PX इंटू X1 प्लस 2PY इंटू Y1।
हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है इसको, तो इन दैट केस 2m इज इक्वल टू, अगर आप 2 कॉमन बाहर ले रहे हैं, px इंटू x1 प्लस py इंटू y1, या फिर इधर 2/2 और आपका m इज इक्वल टू px इंटू x1 प्लस py इंटू y1, और ये आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका कांस्टेंट का टर्म बिल्कुल भी नहीं बच रहा है और आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो आपको एज इट इज मिल जा रहा है। नॉट इवन इन दिस सेंस कि कांस्टेंट की पावर आपकी कुछ हो, तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 0, अगर 2 और 2 कैंसिल हो गए हम लिख सकते हैं, और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट वही रहेगा, आप जिस पॉइंट पे थे आप उसी पॉइंट पे रहेंगे, बजट ट्रेंड आपकी सेम रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जो आपकी बढ़ी हुई इनकम थी वो बढ़ी हुई प्राइस के साथ कॉम्पनसेट हो गई। हमने कहा ना कि हम इनकम को डबल कर रहे हैं और हम प्राइस को भी डबल कर रहे हैं, तो जो आपकी बढ़ी हुई इनकम थी वो बढ़ी हुई प्राइस ने कॉम्पनसेट कर दी और आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो एज इट इज रहा। तो ये इस तरह के फंक्शंस होते तो होमोजेनियस है, बट उनकी डिग्री 0 होती है, मतलब आपको कोई भी रिटर्न्स नहीं मिले, आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको नहीं मिला। ठीक है, तो दिस कैन बी अ केस ऑफ जीरो रिटर्न्स टू स्केल। तो इस तरह के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो रिटर्न्स है वो कैसा है। इसके लिए जब आप लोग शॉर्ट नोट्स में लिख रहे होंगे तो एक इक्वेशन है ऑफ द होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, वो आप लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ अ होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। मान लीजिए z है, z इज इक्वल टू a0 x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू y प्लस a2 x रेज टू पावर n माइनस 2 y रेज टू पावर 2, और प्लस इस तरीके से करते करते an y रेज टू पावर n। ये है आपका होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शंस का इक्वेशन। रिटर्न्स टू स्केल कैसे 0 है यहाँ पे, अगर मैं ये कह देती कि मैं यहाँ पर 2 की जगह लैम्डा लिख दूं, सपोज इस स्टेप में हम कहते हैं ये 2 नहीं ये लैम्डा है, मान लेते हैं एक बार के लिए लैम्डा की जो है वैल्यू 2 होती, तो हम क्या करते हैं इधर लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा और ये वाला पूरा इक्वेशन पी एक्स इंटू एक्स वन प्लस पी वाई इंटू वाई वन। हम इस लैम्डा को अगर हम कहते हैं कि m इज इक्वल टू ये लैम्डा अपॉन लैम्डा हो जाता और ये वाला इक्वेशन एज इट इज, तो लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो जाता, या फिर हम ये कह सकते थे कि नीचे नीचे वाला जो लैम्डा है वो ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस 1 लैम्डा की पावर हो जाती, यानी लैम्डा की पावर 0। तो इफ लैम्डा की पावर 0 है दैट मीन्स आपने जिस कांस्टेंट से इस फंक्शन को मल्टीप्लाई किया था वो कांस्टेंट की पावर 0 हो गई है, दैट मीन्स 0 रिटर्न्स टू स्केल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अभी जब क्वेश्चंस अभी हम लोग कुछ इक्वेशंस पे इसको चेक करेंगे तब वहां पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे आया है। युक्ति m इज इक्वल टू ये क्या है, ये मैंने बजट लाइन का इक्वेशन लिखा है, m यहाँ पर आपकी इनकम है जो कि बराबर है दो पार्ट्स में बट रही है, आपने जितना x पे खर्च किया और जितना आपने y पे खर्च किया, क्योंकि ये जो कंज्यूमर था ये इक्विलिब्रियम पे o x1 क्वांटिटी x की ले रहा था और o y1 क्वांटिटी y की ले रहा था, तो मैंने x की क्वांटिटी x1 को p उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई किया x की प्राइस से, और y की क्वांटिटी y1 को y की प्राइस से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि उतना वो टोटल खर्च कर रहा होगा, और इसका जो टोटल है वो उसकी इनकम m के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इनकम से ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। तो यही दिखा रहा है आपका ये बजट लाइन का इक्वेशन। आकाश ये कांस्टेंट कांस्टेंट ही है, अगर मैंने अगर लैम्डा लिखा तो लैम्डा भी कांस्टेंट है, मैंने अगर 2 लिखा तो 2 भी कांस्टेंट है, 2 के साथ मैंने कोई वेरिएबल तो एसोसिएट किया नहीं था, 2 को हमने कॉमन ले लिया ना बाहर, मैंने केवल आप लोगों को सिंपलिसिटी के लिए, आफ्टर ऑल कोई कांस्टेंट क्या होता है, जब आपने हमने टोटल कॉस्ट का फंक्शन लिखा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 60 मान लीजिए,
तो ये 60 यहाँ पर क्या वेरिएबल है, कांस्टेंट ही तो है ना। तो हम यहाँ 60 लिखते हैं, यहाँ हम लिख दें यहाँ पर प्लस लैम्डा, और हम बाद में आपको बता दें कि लैम्डा की वैल्यू 60 है। बात तो एक ही है, ठीक है। अभी इस पर आएंगे प्रीति यादव कि आप लोग होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट में क्या क्या लिखेंगे। लेट मी कंप्लीट दिस। मीराज अली, मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को किस चीज का दिया था, ये एग्जाम्पल एक कंज्यूमर का है, और कंज्यूमर कैसे मैक्रो लेवल पे काम करेगा, वो तो अपनी इनकम को ही देखेगा। अगर आप इस एग्जाम्पल को प्रोड्यूसर के लिए इंटरप्रेट करेंगे तो प्रोड्यूसर भी अपने माइक्रो लेवल के लिए काम कर रहा है। इनकम से ज्यादा क्यों नहीं खर्च कर सकते, मैक्रो लेवल की जब बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हमेशा इनकम से ज्यादा खर्च करती है। ये जो आपके डेफिसिट के फिगर आते हैं, फिस्कल डेफिसिट के, रेवेन्यू डेफिसिट के, बोरोइंग की जो बात होती है, ये सब एक्स्ट्रा खर्चे हैं। जितना आप अर्न नहीं करते उससे ज्यादा आप खर्च करते हो बोरोइंग करके डेफिसिट्स में। तो कर मैक्रो लेवल पे होते हैं, हम तो माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। और माइक्रो लेवल पे कोई भी रैशनल कंज्यूमर उधार लेके तो नहीं खर्च करेगा। आप किसी से उधार लेके तो नहीं कहेंगे कि मैं मुझे क्योंकि ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जीने की आदत है इसलिए मैं उधार लेके चीजें खरीदूंगा, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत इमरजेंट नीड हो। दैट इज अ एक्सेप्शनल केस, हम यहाँ पर नॉर्मल सर्कमस्टांस की बात कर रहे हैं। चलिए आते हैं। इक्वेशन ऑफ अ होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शंस की बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली आपका क्या बताता है। आप किन्हीं दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक्स और वाई की। तो होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शंस की दो प्रॉपर्टीज होती है। इस इक्वेशन को आप लोग जब शॉर्ट नोट्स में एक्सप्लेन करिएगा तो लिख लीजिएगा। इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली बात, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन का जो इक्वेशन होता है डज नॉट कंटेन्स अ कांस्टेंट टर्म। ऊपर वाला जो मैंने इक्वेशन लिखा है उसमें कोई सेपरेट कांस्टेंट टर्म नहीं है, हर एक टर्म में एक वेरिएबल है। जब भी आप होमोजेनिटी को चेक करने के लिए जिस इक्वेशन के साथ डील कर रहे होंगे उस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। दूसरी बात, sum of powers of a homogeneous production function is always equal to n। यानी कि सेम, हमेशा सेम रहेगा। यानी मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को, हर एक टर्म जो होगा आपके होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन का, उसकी जब आप पावर ऐड करेंगे, उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जब आप पावर ऐड करेंगे तो वो सेम होनी चाहिए। हमारे केस में इस वाले इसके केस में n है होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, फर्स्ट टर्म में a0 xn है तो x ही है इसमें सिर्फ, तो x की पावर n है। टोटल इस टर्म की पावर n हो गई। राम अचल सिंह, कांस्टेंट का मतलब है उस प्योर कांस्टेंट हो। यहाँ पे a0 इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ xn। कांस्टेंट का मतलब है मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड कर दूं, मान लीजिए b0, या मैं एक कांस्टेंट ऐड कर दूं a3, कुछ इस टाइप का, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना जुड़ा हो। बट x एंड y आर वेरिएबल्स, और हर एक टर्म में या तो x या तो y कोई ना कोई जरूर है, या दोनों है। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता। अब ऐसे तो आप कहेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखा था इसमें 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, आप ऐसे कहेंगे। बट कांस्टेंट तो यहाँ पे सिर्फ 60 है। कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ वेरिएबल ना जुड़ा हो, ठीक है। तो खैर हम लोग फर्स्ट पार्ट हो गया कि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए जो आपको दिख रहा है। सेकेंड पार्ट है कि जो पावर्स है हर एक टर्म की वो बराबर होनी चाहिए। हमारे केस में n होनी चाहिए। जैसे x की पावर यहाँ पर n है और हम सिर्फ वेरिएबल्स की पावर ऐड करते हैं, कांस्टेंट की पावर नहीं ऐड करते हैं। तो यहाँ पर टोटल इस टर्म की पावर n है। सेकेंड पे आते हैं, x की पावर n-1 और प्लस y की पावर 1, तो टोटल आपकी पावर क्या हो गई, n। तो सेकेंड टर्म की पावर भी आपकी n है। थर्ड टर्म पे आते हैं, x की पावर n-2 और प्लस y की पावर 2, टोटल क्या हो गया पावर n। तो थर्ड टर्म की पावर भी n है। और ऐसे करते करते ये इक्वेशन तब तक चलेगा जब तक कि आपका
इक्वेशन कोलैप्स नहीं कर जाता, यानी कि x की पावर 0 हो जाए तो सिर्फ y बचे और y की पावर n हो जाए। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जब y की पावर 0 थी, और n कहाँ से हो रहा है, जब x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 होगा तभी वो टर्म जाएगा यहाँ से, या जब y की पावर 0 होगी तभी वो टर्म यहाँ पर नहीं होगा। तो बेसिकली जो हम बताने की बात कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जब भी आप लोग कोई इक्वेशन को देखें, प्रोडक्शन फंक्शन के इक्वेशन को, तो आप देख के बता सकते हैं कि वो इक्वेशन आपका होमोजीनियस है या नहीं है। कैसे देख के बता सकते हैं, उसमें जितने भी टर्म्स होंगे आप देखिए कि उन सारे टर्म्स की जो पावर है जोड़ने पे वो बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वो बराबर आ रही है तो आप कहेंगे कि हाँ होमोजेनियस है, अगर बराबर नहीं आ रही है तो होमोजेनियस नहीं है। बट ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको प्रूफ तो खैर करना ही पड़ेगा इन एनी केस। मैं आप लोगों को केवल एक क्रॉस चेक करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो एक मिनट। हम्म तो हमेशा इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि अब जब आप लोग होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शंस की बात करते हैं तो पहली बात उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता, एंड सेकंड थिंग उसमें सारे जो इतने भी टर्म्स होते हैं सबकी जो पावर है वो बराबर होती है, सेम होती है टोटल ऐड करने पे, वेरिएबल्स की पावर, ठीक है, जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर का सम है अगर वो कांस्टेंट होता है तो आपका फंक्शन होमोजेनियस कहलाएगा। और जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी होगी फंक्शन की, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पावर्स। ये भी बात समझ लीजिए आप लोग। जैसे ये जो आपका इक्वेशन है ये वाला, जब आप इसको अगर आप चेक करें होमोजेनिटी के लिए तो पहली बात तो ये होमोजेनियस प्रूफ होगा क्योंकि हर एक टर्म की पावर सेम है। दूसरी बात जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी आएगी वो n के बराबर आएगी क्योंकि आपके हर एक टर्म की जो टोटल पावर है वो n आ रही है। इसको अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे कुछ इक्वेशन तब आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे कैसे आप लोग ये हम प्रूव कर पा रहे हैं। इक्वेशन z में थर्ड टर्म में सम ऑफ पावर n कैसे होगा, x की पावर n-2 है अंकित मौर्य, और y की पावर 2 है। तो हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो n-2 प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट। किसका डिफरेंस नहीं समझ में आया आकाश। अच्छा, पावर से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, पावर से हम ये पता कर सकते हैं कि जो है होमोजेनिटी है कि नहीं, और दूसरी चीज डिग्री क्या है। आपको कोई फंक्शन दे दिया गया है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है, उस पर आप देख के ये बताएंगे कि जितने भी टर्म्स हैं, जैसे मैंने पूरा फंक्शन यहाँ पे एक्सपैंड ये वाला पूरा इक्वेशन मैंने एक्सपैंड नहीं किया है, मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया। तो फॉर द टाइमिंग हम मान लेते हैं इस इक्वेशन में 4 टर्म्स हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4। इन चारों टर्म्स में आप पावर चेक करेंगे कि टोटल पावर कितनी आ रही है, और टोटल पावर चेक करने के लिए हमेशा वेरिएबल्स की पावर ऐड करेंगे। कांस्टेंट जो उसमें अटैच्ड है, कोफिशिएंट जो अटैच्ड है, उसकी पावर नहीं ऐड करेंगे आप, ठीक है। तो पहले वाले टर्म में आपका वेरिएबल सिर्फ x है तो x की पावर n है। सेकेंड वाले वेरिएबल में सेकेंड वाले टर्म में आपके दो वेरिएबल्स है x और y, तो आप x और y की पावर को ऐड कर रहे हैं तो आपको n मिल रहा है। थर्ड वाले टर्म में x और y की पावर ऐड करिए तो भी आपको n मिलेगा। तो कहने का मतलब है जितने भी टर्म्स हैं उनमें जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनकी पावर को ऐड करिए। अगर वो सब हर एक टर्म की पावर बराबर आती है, हमने n लिखा, कभी 2 आएगी, कभी 3 4 5 जो भी आती है, लेकिन बराबर आती है, तो आप ये डिडक्ट करते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है। अगर पावर बराबर है, किसी भी एक टर्म की पावर अगर किसी से कम ज्यादा आ गई, मान लीजिए पहले वाले की पावर n थी, दूसरे वाले की पावर n-1 आ गई, सपोज करिए, तो इसका मतलब अब बाकी चाहे किसी की भी पावर n आ जाए, आपका फंक्शन होमोजीनियस नहीं होगा। फंक्शन होमोजीनियस होने के लिए एक बैकग्राउंड में जो प्रॉपर्टी चलती है वो ये है कि हर एक टर्म की जो पावर है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि फंक्शन आपका होमोजीनियस है। प्रूव करने के लिए तो खैर आपको वही करना पड़ेगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम प्रूविंग की बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंड चीज, जब आपने ये पता कर लिया कि फंक्शन आपका होमोजीनियस है, ऐसे देख के कि हाँ ठीक है सब टर्म्स की पावर बराबर आ रही है, तो उन टर्म्स की जो पावर आ रही होगी वही एक्चुअली में उस फंक्शन की डिग्री होगी। क्योंकि अगर देखिए पावर बराबर है, आपने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन होमोजीनियस है, आपने मतलब ये आपको एक मतलब टेस्ट करने का तरीका मिल गया।
आप तो फंक्शन को प्रूव करेंगे होमोजेनियस है या नहीं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, लेकिन आप देख के बता सकते हैं कि हाँ फंक्शन होमोजेनियस है अगर सबकी हर एक टर्म की पावर बराबर आ रही है, और जितनी भी हर एक टर्म की पावर आ रही है वही आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी हो जाएगी। जब आप चेक करेंगे तो वही आपकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी आएगी। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर होगा। 2+1 कहाँ से आया, कहाँ की बात कर रहे हैं 2+1, मैंने 2+1 कहाँ लिखा है? नहीं आकाश, यहाँ पर n इज द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। अब n की चाहे जो भी वैल्यू हो, हमने n की वैल्यू डिफाइन नहीं की है। हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा फंक्शन होमोजेनियस है और उसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी n है। 2+1 तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है मिराज अली, आप कहाँ बात कर रहे हैं? मैंने 1+1 या 2+2 लिखा है, मैंने 2+1 कहाँ लिखा है? मैंने सिर्फ x और y की पावर ऐड की है हर एक टर्म में, आप भी ऐड करके देख लीजिए और देखिए क्या आ रही है। अच्छा, एक चीज आते हैं इस वाले पे, मैं आपको एक चीज और कहना भूल गई थी। जब भी आपका जो अच्छा यहाँ पे नहीं कहेंगे, वो कॉप डगलिस में डिस्कस करेंगे वो। चलिए कुछ फंक्शंस देते हैं आप लोगों को और सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं उसको, तब आप लोगों को चीज समझ में आएंगी। मान लीजिए आपका फंक्शन z दिया हुआ है, z इज इक्वल टू x² प्लस y² अपॉन xy। मान लीजिए ये आपका फंक्शन है, आपको चेक करना है फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं है। तो आपने कहा कि हम फंक्शन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सपोज करिए नया फंक्शन आपका z स्टार है, जिसमें हमने क्या किया है, ऊपर वाले फंक्शन को पूरा हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब है ऊपर वाले फंक्शन का हर एक टर्म आपका लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा। लैम्डा x का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर था, प्लस लैम्डा y का होल स्क्वायर बिकॉज y स्क्वायर था, अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, लैम्डा इंटू वाई। ठीक है, जब भी आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब आपको हर एक टर्म को और हर एक वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। उस वेरिएबल की जो पावर होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर होगी वही आपके कांस्टेंट की भी पावर हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, जिसमें आप लैम्डा स्क्वायर बाहर कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे का जो दोनों लैम्डा है उसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो लैम्डा की पावर 1+1 2, और आपका एक्स वाई। ठीक है, इधर आ जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा। अब आपके पास जब आप लैम्डा स्क्वायर को कैंसिल कर रहे हैं, तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लैम्डा की पावर 0 हो जा रही है, बिकॉज अगर हम ये भी कर सकते थे कि लैम्डा जो स्क्वायर है ऊपर वाला नीचे वाले को ऊपर ले जाते, तो क्या हो जाता, लैम्डा की पावर 2-2 हो जाती, तो आपकी 0 हो जाती। और ये वो जो अंदर वाला फंक्शन है वो वही एग्जैक्टली आपका पूरा z का फंक्शन है, ये वाला। तो फंक्शन आपका होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 0। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है कि आप इस वाले केस में जब आप होमोजेनिटी चेक कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है कि आपका जो फंक्शन है वो होमोजेनियस तो है बट डिग्री 0, यानी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कुछ भी चेंज कर रहे हैं उससे आपका आउटपुट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, आपका आउटपुट एज इट इज रह रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक केस हो गया जब हम डिग्री 0 की बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं एक किसी और की। मान लीजिए कोई और फंक्शन लेते हैं, z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज करें ये आपका फंक्शन है, हमें फंक्शन की होमोजेनिटी चेक करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले फंक्शन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है हम अंडर रूट को खोल नहीं रहे, हम अंडर रूट के अंदर वाले वेरिएबल्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन दिस केस
लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, या फिर आप लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा और आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि लैम्डा जेड। ये केस है आपका जब डिग्री ऑफ होमोजेनिटी 1 हो। इनको हम लोग लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ होमोजेनिटी 1 होती है। तो कभी आपसे लीनियर होमोजेनियस फंक्शंस की बात करें, मतलब वो आपसे कह रहे हैं कि जब डिग्री 1 हो तो उस तरह के फंक्शंस की बात करें। एक्स और वाई मल्टीपल में था शोभा, जब बेस सेम होता है, वाई मान लीजिए लैम्डा की पावर 1 है, लैम्डा की पावर 1 है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो हमने सिर्फ पावर ऐड की है। लीनियर क्या होता है, जब डिग्री आपकी 1 होती है। आप किसी भी इक्वेशन को लीनियर कब कहते हैं, जब उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 होती है। इसी तरीके से जब आप होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शंस की बात करते हैं और उसमें आप डिग्री ऑफ होमोजेनिटी की बात करते हैं, और डिग्री ऑफ होमोजेनिटी अगर 1 आ रही है जैसे हमारे केस में, तो हम कहते हैं कि ये आपका लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। तो लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शंस एक तरीके से इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि आप डिग्री होमोजेनिटी 1 की बात कर रहे हैं, लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा डिग्री 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपका डिग्री 1 आ रही है तो आप लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शंस की बात करें। मैं आपको इसलिए ये टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ क्योंकि कई बार हो सकता है आपसे इस कंटेक्स में ना बोले कि आप डिग्री 1 बताइए क्या होती है, आपसे हो सकता है ये पूछ ले कि व्हाट आर लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शंस। तो बताइएगा आप लोग, लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शंस वो होते हैं जिन होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शंस की डिग्री 1 आती है। हाँ, यानी हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रहे हैं। हम लोग जब कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस करेंगे तो आप लोग को ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ लैम्डा कॉमन कैसे लिया मैंने, कैसे लिया आप बताइए, मैंने लैम्डा कॉमन कैसे लिया। मैंने लैम्डा से पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई किया। लैम्डा को पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं आप उससे लैम्डा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लैम्डा की वही पावर होगी जो वेरिएबल्स की पावर हो जाएगी होगी। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे स्क्वायर था तो लैम्डा भी स्क्वायर होगा, वाई यहाँ पे स्क्वायर था तो लैम्डा भी स्क्वायर हो गया। मैंने लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लिया यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे एज इट इज रहने दिया। अंडर रूट अभी भी है, अंडर रूट नहीं हटाया मैंने। तो जब लैम्डा स्क्वायर को बाहर लेंगे, किसी भी स्क्वायर एलिमेंट को बाहर लेंगे तो उसका स्क्वायर तो चला जाएगा ना। अब आप अंडर रूट 4 को अगर आप लिख रहे हैं तो आप, या फिर इसको लिख रहे हैं 2 स्क्वायर लिख रहे हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे, बाहर ओपन करके 2 लिखेंगे। लीनियरिटी का मतलब है मिराज कि आपका जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है वो 1 है, बस इतना सा मतलब है। जब भी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी 1 होगी हम उसे कहेंगे कि वो लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, तो जब भी आपसे कहे कि व्हाट आर लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, समझ जाइएगा कि आपसे डिग्री 1 जो होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन जिनकी डिग्री 1 होती है, जो है लीनियरिटी की, होमोजेनिटी की, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डाउट है शोभा? ये जो कॉन्सेप्ट आप मुझसे पूछ रही है ना, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट आप मैथ्स में जाके पढ़िए, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। और ये जो मैंने किया ये समझाया आपको, ये एक तरीका था समझाने का कि लैम्डा की पावर 0 क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पर। लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो गया तो या तुम कहते कुछ नहीं बचा, इन दैट केस ऑल्सो लैम्डा की पावर हम 0 ही मान रहे हैं। और या फिर आप जब डिनोमिनेटर से उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो लैम्डा की पावर -2 हो जाएगी नीचे वाले लैम्डा की। तो ऊपर वाले लैम्डा से जाके जब वो माइनस होगी तो लैम्डा की पावर 0 ही तो हो जाएगी ना। हाँ, हेट्रोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शंस की हम लोग बात ही नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो आपसे लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शंस नहीं कहेंगे वो आपसे। हम तो टर्मिनोलॉजी में ही होमोजीनियस टर्म यूज कर रहे हैं ना, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शंस या लीनियर होमोजीनियस फंक्शन। द मोमेंट हम होमोजीनियस ऐड कर रहे हैं मतलब हम होमोजीनियस फंक्शंस की बात कर रहे हैं। चलिए आप लोगों को जो मैंने अभी डेफिनेशन में लिखाया था कांस्टेंट टर्म वाला, उस पर एक समझाते हैं। मान लीजिए फंक्शन है आपका z इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस मान लीजिए 2b
एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। मान लीजिए ये आपका फंक्शन है, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। हमें चेक करना है होमोजेनिटी। जेड स्टार इज इक्वल टू मान लीजिए लैम्डा जेड। होमोजेनिटी चेक करने के पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वाला रिकॉल करें दोनों स्टेटमेंट, कि होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता, sum of powers of the homogeneous production function is always equal to n। हमने आप लोगों को क्या बताया था, अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो हर एक टर्म की पावर बराबर होगी। पहले टर्म में x की पावर 2 है, मतलब पहले टर्म की पावर 2 हो गई। दूसरे टर्म में x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, दोनों की पावर ऐड करेंगे तो आपका 2 आएगा, क्योंकि हम वेरिएबल्स की पावर सिर्फ ऐड कर रहे हैं। थर्ड टर्म में y की पावर 2 है, तो यानी थर्ड टर्म की पावर भी 2 है, और तीनों टर्म्स की पावर अगर सेम है तो आप कह रहे हैं कि ये आपका जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे इसको। तो फंक्शन आपका होमोजीनियस है, और डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या होगी, 2, क्योंकि आपका जो टोटल सम आ रहा है स्क्वायर्स का वो 2 आ, मतलब टोटल सम हर एक टर्म का जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो आपकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी 2 होगी। अब चलिए चेक करते हैं। इसका मतलब है आप हर एक टर्म को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 2b लैम्डा एक्स लैम्डा वाई प्लस सी लैम्डा वाई होल स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा ए लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2b लैम्डा एक्स लैम्डा वाई प्लस सी लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर 1 और लैम्डा की पावर 1 ऐड हो जाएंगे तो लैम्डा की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ए लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2b लैम्डा स्क्वायर एक्स और वाई प्लस सी लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है, कॉमन ले लीजिए। लैम्डा स्क्वायर अंदर बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ये आपका क्या था, जेड स्टार था। तो जेड स्टार इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर जेड। फंक्शन होमोजीनियस भी है, और फंक्शन की जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है दैट इज 2, क्योंकि लैम्डा की पावर 2 आ रही है। बिना सॉल्व किए हम लोगों ने ये कंक्लूजन यहाँ से निकाल लिया था। हमने एक तरीके से क्रॉस चेक कर लिया कि हमारा फंक्शन होमोजीनियस भी है और हमारे फंक्शन में जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है वो आपकी 2 है, ठीक है। तो मैं आप लोग को यही समझा रही थी वहां पर कि आप हर एक टर्म की पावर ऐड करके आप देख सकते हैं कि अगर तीनों टर्म की पावर बराबर आ रही है तो आपका फंक्शन होमोजीनियस है, और जो भी पावर उसकी आ रही है वही आपकी लास्ट में डिग्री ऑफ होमोजेनिटी आएगी। तो ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का केस है, जब आपकी लैम्डा की पावर 1 से ज्यादा है, ठीक है। बजट लाइन वाली स्लाइड देख लीजिए, क्योंकि अब ये मैंने डिलीट तो नहीं कर दिया, नहीं, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मीटिंग ओवर होने वाली है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई भी फंक्शन उठाइए और डिग्री ऑफ होमोजेनिटी आप लोग चेक करिए, आपको खुद ही समझ में आने लग जाएंगी चीजें, इतना कोई टफ नहीं है ये कॉन्सेप्ट। लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड।